जय हिंद बच्चों। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 5 के हिंदी विषय में, जिसमें मेरे प्रथम शिक्षक पाठ जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा रचित है, मैं उसे वाचन करूंगा एवं अंत में दिए गए प्रश्नोत्तर को भी कराने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे इस भारत भूमि में अनेक महान सपूत उत्पन्न हुए हैं। उनकी कृति आज भी अमर है। उनमें से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कृति भी अमर है। वे एक ऐसे राष्ट्रपति थे, उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी को भारत में काफी उन्नति की ओर ले गया, जिसके कारण उन्हें हम लोग मिसाइल मैन भी कहते हैं। तो चलें आज के इस पाठ में। तो बच्चों, आइए देखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की लिखित ये आत्मकथा। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, जो तमिलनाडु के एक गांव रामेश्वरम के पास। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलोंग में हुई थी। उन्हीं के द्वारा लिखित यह मेरे प्रथम शिक्षक का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। मेरे प्रथम शिक्षक। जब मैं रामेश्वरम में 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो श्री सी सुब्रमण्यम अय्यर मेरे शिक्षक हुआ करते थे। वे हमारे विद्यालय के सर्वोत्तम शिक्षकों में से एक थे। उनकी कक्षा में उपस्थित रहना सभी छात्रों को अच्छा लगता था। एक दिन उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया समझाने के उद्देश्य से कक्षा में एक व्याख्यान दिया। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर पंख, पूंछ एवं सिर को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए एक पक्षी का चित्र बनाया। फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार अपने पंख फड़फड़ाकर चिड़िया उड़ान भरती है तथा किस प्रकार अपनी पूंछ के सहारे उड़ान की दिशा बदलती है। तो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं श्री एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित ये मेरे प्रथम शिक्षक की जो कथा है, उसमें कह रहे हैं कि वे जब रामेश्वरम में 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, तभी उनके शिक्षक श्री सी सुब्रमण्यम अय्यर जी उनके विद्यालय में पक्षियों की उड़ान भरने की प्रक्रिया को समझाने के उद्देश्य से एक व्याख्यान दिया था, जिसमें वह ब्लैक बोर्ड पर पंख, पूंछ और सिर को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए एक पक्षी का चित्र बनाया था और उन्हें बताया था कि किस प्रकार अपने पंख फड़फड़ाकर चिड़िया उड़ान भरती है। लगभग 25 मिनट तक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने उड़ान भरने, आसमान में स्थिर हो जाने तथा सामूहिक उड़ान जैसी कई धारणाओं को विस्तार से समझाया। कक्षा के अंत में उन्होंने छात्रों से पूछा कि उन्होंने जो पढ़ाया उसे छात्र समझ पाए या नहीं। मैंने कहा कि मैं नहीं समझ पाया। तो जब शिक्षक के द्वारा व्याख्यान दे दिया गया तो जैसे शिक्षक सभी छात्रों से पूछते हैं कि उन्हें जो पाठ पढ़ाया जाए उसे समझ में आ रहा है या नहीं, तो छात्रों की ओर से कुछ जवाब होते हैं। तो उसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा कि मैं नहीं समझ पाया, आपने जिस पाठ को पढ़ाया मेरी समझ में नहीं आया। और यही बात कई अन्य छात्रों ने भी दोहराई। श्री अय्यर हम लोगों के जवाब से विचलित नहीं हुए, बल्कि सभी छात्रों से शाम के वक्त समुद्र तट पर पहुंचने के लिए कहा। और जब सभी प्राय छात्र यही जवाब दिए कि समझ में नहीं आया, तो शिक्षक विचलित नहीं हुए, क्योंकि उड़ान की प्रक्रिया समझना उतनी आसान नहीं थी, इसलिए शिक्षक पहले से ही जानते थे। इसलिए सभी छात्रों को शाम के वक्त समुद्र तट पर पहुंचने के लिए कहा। एक शाम रामेश्वरम के समुद्र तट पर पूरी कक्षा के छात्र जमा हुए थे।
बालू के टीलों से समुद्र की लहरों के टकराहट का हमने भरपूर लुत्फ़ उठाया। हमारे शिक्षक अय्यर जी भी हमें 10 या 20 समूह के उड़ते हुए समुद्री पक्षी दिखाए। उन्हें देखकर हम लोग अत्यंत चकित हुए। उन उड़ते हुए पक्षियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने हमसे कहा कि हम उनकी उड़ान पर गौर करें और देखें कि उड़ते समय वे कैसे नज़र आते हैं, किस प्रकार वे अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। तो शिक्षक के द्वारा दिया गया निर्देश कि पक्षी जो उड़ रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से देखें, वे किस तरह उड़ान भर रहे हैं इसे गौर करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें उन पक्षियों की पूंछ को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और लक्ष्य करना चाहिए कि अपनी इच्छित दिशा को मोड़ने के लिए वे अपनी पूंछ का उपयोग किस तरह करते हैं, क्योंकि पक्षी अपनी दिशा बदलने के लिए पूंछ का ही उपयोग करते हैं। इसलिए शिक्षक के द्वारा भी यही निर्देश दिया गया कि आप लोग पक्षी की पूंछ पर विशेष ध्यान दें कि वह अपनी दिशा बदलने के लिए किस प्रकार उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद उन्होंने एक प्रश्न पूछा, पक्षी के शरीर में इंजन कहाँ है और उस इंजन को शक्ति कहाँ से मिलती है। उन्होंने समझाया कि पक्षी को शक्ति उसके अपने जीवन और उड़ान भरने की प्रेरणा से मिलती है। ये सभी बातें उन्होंने हमें वास्तविक जीवन की घटनाओं के उदाहरण देकर समझाया। तो शिक्षक के द्वारा पक्षी का जो इंजन या उड़ान भरने की प्रक्रिया कहाँ कैसी होती है उसे समझाया। ये सभी बातें उन्होंने अपने वास्तविक जीवन घटना उदाहरण देकर समझाया। श्री अय्यर एक महान शिक्षक थे। वे अपने प्रकृति में उपलब्ध वास्तविक उदाहरणों के आधार पर सैद्धांतिक विषयों का ज्ञान देते थे। इसे कहते हैं सच्चा अध्यापन। तो श्री अय्यर जो शिक्षक थे वो उनके लिए महान शिक्षक थे, क्योंकि उन्होंने प्रकृति पर जो उपलब्ध संसाधन होते थे उन्हीं के उदाहरण पर वो सैद्धांतिक ज्ञान देते थे। मेरे लिए एक घटना सिर्फ पक्षी की उड़ान क्रिया समझने तक सीमित नहीं रही। पक्षी की उड़ान के पाठ ने मेरे दिल में एक खास भावना जगा दी। मैंने सोचा कि भविष्य में मेरे अध्ययन का क्रम उड़ान और उड़ान प्रणाली से संबंधित रहेगा। इससे हमारे जो अब्दुल कलाम जी थे उन्होंने इस उड़ान की प्रक्रिया को अपने दिल में जगह बना ली और भविष्य में वे उड़ान या उड़ान की प्रणाली से संबंधित अध्यापन से जुड़े रहे। श्री अय्यर के अध्यापन एवं समुद्र किनारे की इस घटना ने भविष्य में मुझे अपना पेशा चुनने में मदद किया और उन्होंने इसी पेशा को ही अपनाया जो उड़ान भरने की प्रक्रिया किस तरह से संपादित होती है। एक दिन कक्षाएं समाप्त होने के बाद शाम को मैंने अपने शिक्षक से पूछा कि किस प्रकार उड़ान प्रणाली से संबंधित अध्ययन जारी रखने के लिए आगे पढ़ाई की जाए। उन्होंने मुझे तसल्ली से समझाया कि पहले मैं अपनी 8वीं की पढ़ाई पूरी करूं, फिर हाई स्कूल करूं, उसके बाद उड़ान प्रणाली की शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लूं। तो शिक्षक ने उसकी जो उत्साह को था उसे देखकर उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि पहले आप 8वीं की पढ़ाई पूरी करें, फिर हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करें और उड़ान प्रणाली की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लें। उन्होंने कहा कि यदि मैं अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर लूं तो उड़ान विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करने सक्षम हो सकूंगा। उनकी सलाह पर चलते हुए जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ भौतिकी का अध्ययन किया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विषय चुना। तो इस तरह अब्दुल कलाम जी ने जब आगे की पढ़ाई जारी रखी तो उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ही भौतिकी का अध्ययन किया और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विषय को ही चुना। पक्षी की उड़ान के प्रदर्शन और शिक्षक महोदय के इस सलाह ने मेरे जीवन को एक लक्ष्य दिया। इससे मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया और संयोग से इसी से मेरा पेशा तय हुआ। एक रॉकेट इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकीवेत्ता के रूप में मेरा जीवन रूपांतरित हो गया। तो इस तरह बच्चों आप लोगों ने देखा कि अब्दुल कलाम जी एक सामान्य पक्षी उड़ान की घटना को देखते हुए महान रॉकेट इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकीवेत्ता बनकर उभरे और अंत में भारत के राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होकर अपनी सेवा देते रहे।
तो चलें पाठ के आगे भाग की ओर। छात्रों ने भी दोहराई। श्री अय्यर हम लोगों के जवाब से विचलित नहीं हुए, बल्कि सभी छात्रों से शाम के वक्त समुद्र तट पर पहुंचने के लिए कहा। और जब सभी प्राय छात्र यही जवाब दिए कि समझ में नहीं आया, तो शिक्षक विचलित नहीं हुए, क्योंकि उड़ान की प्रक्रिया समझाना या समझना उतनी आसान नहीं थी, इसलिए शिक्षक पहले से ही जानते थे। इसलिए सभी छात्रों को शाम के वक्त समुद्र तट पर पहुंचने के लिए कहा। एक शाम रामेश्वरम के समुद्र तट पर पूरी कक्षा के छात्र जमा हुए थे। बालू के टीलों से समुद्र की लहरों के टकराहट का हमने भरपूर लुत्फ उठाया। हमारे शिक्षक अय्यर जी भी हमें 10 या 20 समूह के उड़ते हुए समुद्री पक्षी दिखाए। उन्हें देखकर हम लोग अत्यंत चकित हुए। उन उड़ते हुए पक्षियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने हमसे कहा कि हम उनकी उड़ान पर गौर करें और देखें कि उड़ते समय वे कैसे नज़र आते हैं, किस प्रकार वे अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। तो शिक्षक के द्वारा दिया गया निर्देश कि पक्षी जो उड़ रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से देखें, वे किस तरह उड़ान भर रहे हैं इसे गौर करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें उन पक्षियों की पूंछ को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और लक्ष्य करना चाहिए कि अपनी इच्छित दिशा को मोड़ने के लिए पता कीजिए। रामेश्वरम समुद्र तट पर स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है। समुद्र के तट पर स्थित कुछ अन्य स्थानों की सूची बनाइए। तो हमारे देश में समुद्र किनारे स्थित बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उनमें से उड़ीसा में पुरी और भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी ये समुद्र तट पर स्थित हैं। भाषा विस्तार। सामूहिक शब्द समूह में इक जोड़कर बना है। इक जोड़कर कुछ और शब्द बनाइए। तो सामूहिक में जो प्रत्यय है वो है इक, तो हम लोग उसे इक जोड़कर समूह को इक जोड़कर सामूहिक बनाते हैं। तो उस तरह कुछ शब्द दिए गए हैं नीचे, उसमें हम लोग इक जोड़कर उसे नया वर्ड बनाएंगे। शब्द जोड़ी तो क्या होगा? शाब्दिक। परिवार जोड़ी पारिवारिक। समाज जोड़ी सामाजिक। मानस जोड़ी मानसिक। तो इस तरह इक जोड़कर हम लोग नया शब्द बनाए। हमें इन पंक्षियों की पूंछ को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। इसमें पूर्वक शब्द जोड़कर एक नया शब्द बनाया गया है। इसी प्रकार आप निम्नलिखित में से नए शब्द बनाइए। सावधानी पूर्वक तो होगा सावधानी पूर्वक। बल पूर्वक बल पूर्वक। धैर्य जोड़ पूर्वक धैर्य पूर्वक। कुशल जोड़ पूर्वक कुशल पूर्वक। निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए। ऐसे कुछ शब्दों की एक सूची बनाइए, जैसे घोड़ा घोड़े, छात्रा छात्राएं, पुस्तक पुस्तकें, शिक्षिका शिक्षका शिक्षिकाएं। तो उस तरह आगे का वर्ड होगा कक्षा कक्षाएं, पंखा पंखे, कलम कलमें, मात्रा मात्राएं। जिसे आप नोटबुक पे अवश्य उतारें और मन लगा अध्ययन करें। बढ़ते अगले भाग की ओर। बालू के टीलों से समुद्र की लहरों का हमने भरपूर लुत्फ उठाया। ऊपर के वाक्य में जिन शब्दों की नीचे रेखा खींची गई वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। ऐसे ही शब्दों की सहायता से निम्नलिखित कहानी के वाक्यों को खाली स्थान पर भरिए। तो एक कहानी है जिसमें कुछ खाली जगह है, उसे आप के, से, की, का, में पर जिसमें शब्द जुड़ते हैं उसका यूज करके आप एक कहानी को पूरा कीजिए। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बात कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण कह रहा था कि मैं जमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूं। अकबर का इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मदत्त से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। ब्रह्मदत्त मान गया। कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर इनाम दूंगा। ब्रह्मदत्त मान गया। अगली रात ब्रह्मदत्त जमुना के ठंडे जल में पूरे समय खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? ब्रह्मदत्त ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज आपके राजमहल से दीपक की प्रकाश आ रहा था।
मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। ब्रह्मदत्त बहुत दुखी हुआ, वह उदास होकर चला गया। तो इस तरह इन खाली जगहों में आप अपने कॉपी में भरने का प्रयास करेंगे। आसमान को हम आकाश, गगन, नभ आदि नाम से जानते हैं। नीचे लिखे शब्दों को आप अन्य किन नामों से जानते हैं, लिखिए। पक्षी, तो पक्षी को हम लोग क्या क्या कहते हैं, खग, चिड़िया, अंडज और बिहग। समुद्र, जलधि, वारिधि, रत्नाकर और सागर। नदी, सरिता, तटनी, वाहिनी और नद। शिक्षक, गुरु, अध्यापक और आचार्य। पर्वत, भूधर, पहाड़, गिरी और महीधर। तो इस तरह पर्यायवाची शब्द को भी हम लोग पूरा किए। बढ़ते हैं आगे की ओर। एक ऐसा वाक्य बनाएं जिसमें कम से कम 5 कारकों के 5 विभक्ति चिन्ह हो। तो एक वाक्य हम लिखने का प्रयास किए हैं, आप लोग भी प्रयास कीजिएगा। हे मोहन, श्याम ने बाजार से अपने पिताजी के लिए गाड़ी पर बैठकर सामान लाए। बढ़ते हैं अगले भाग। ये एक मिसाइल मैन की कथा है जो पढ़ने के लिए है, आप इसे अवश्य पढ़ें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुलबुद्दीन मछुआरों के नाव किराए पर दिया करते थे। 10 भाई बहनों में कलाम साहब सबसे छोटे और छोटे होने का स्नेह इन पर था। इनका बचपन बहुत कठिनाई से गुजरा। अपनी स्कूली पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें अखबार बांटने का काम करना पड़ा था। इनके जीवन में इनके शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कलाम ने अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई की और अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण इन्हें सन 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ने का मौका मिला। जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसके लिए सब सहज हो जाता है। अब्दुल कलाम का जीवन इस बात को प्रमाणित करता है। वे प्रथम वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति बने। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म विभूषण एवं पद्म भूषण से भी नवाजा गया। इनकी उपलब्धियां और योगदान के कारण लोग उन्हें मिसाइल मैन पुकारते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम को साहित्य में विशेष रुचि थी। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। हिंदी में भारत 2020 नवनिर्माण की रूपरेखा बहुत लोकप्रिय हुई। इसके अलावा उन्होंने अग्नि की उड़ान, हमारे पथ प्रदर्शक, अदम्य साहस नामक पुस्तकों की भी रचना की। डॉक्टर अब्दुल कलाम अनुशासन के पक्के थे। इनका व्यक्तित्व बहुत उदार था। वे सभी धर्म एवं जाति को एक समान सम्मान देते थे। कहा जाता है कि कलाम भागवत गीता और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा वे समाज हित में दान किया करते थे। सादगी और सरलता की मूर्ति मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम को बच्चों से विशेष प्रेम था। बच्चे उन्हें कलाम चाचा कहा करते थे। डॉक्टर कलाम की अध्ययन अध्यापन में विशेष रुचि थी। एक व्याख्यान के दौरान ही 27 जुलाई 2015 ईस्वी को मेघालय के शिलांग में इनका आकस्मिक निधन हुआ। तो इस तरह यह पाठ आप लोगों ने पढ़ा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।